Hello, dear students. Now we will continue our lecture from power set because in previous lecture we have learnt about what is power set and how we will calculate the cardinal number or number of elements in a power set. And we have solved several questions and I have already given you two questions as a homework. So let us discuss first these two questions. So first question which we have to discuss today is total number of elements in power set of power set of power set of 5। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में अपने आप में एक लंबी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये ना मतलब है तो आसान क्वेश्चन लेकिन ना इसका जो विजुअल अपीयरेंस है वो बहुत लंबी है। तो सबसे अच्छा तरीका जो मैं बताता हूँ वो ये कि आप क्या करो ना पावर सेट ऑफ 5 तो आप यहाँ से निकाल चुके हो। पावर सेट ऑफ 5 तो होगा कोई ना कोई सेट ही होगा ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए एक सेट क्या ले लो, ए ले लो। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखूं तो मेरे हिसाब से मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, यही ना। अच्छा, ए क्या है? ए है पावर सेट ऑफ 5 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ये है अपने पास सेट ए। सेट ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं? दो एलिमेंट, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, दो एलिमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ए के अंदर दो एलिमेंट है तो ए के सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। और ए के जितने सबसेट्स बनेंगे वही तो हमारे क्या हो जाएंगे? पावर सेट हो जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू कितना? 4। अभी खुद देख सकते हो ना, अभी यहाँ पर पावर सेट ऑफ 5 ये तो ऑलरेडी यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैं इन सब को क्या ले लेता हूँ? बी ले लेता हूँ। तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या निकालना होगा फोर्थ के अंदर अपने को? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी। अभी बी तो अपन निकाल चुके हैं, कहाँ पर? ये बी ही तो है। बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ से ना हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर होना लेंदी तो उसको ब्रेक किया करो क्योंकि होगा तो ये भी सेट ना। तो आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करो एक एक करके। अगर मान लो मुझे कोई ना ये क्वेश्चन देता, यहाँ तो चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे से पूछ लिया, मुझसे अगर कोई बोलता है कि पावर सेट ऑफ 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 5 निकालो, वेयर 5 इज नल सेट। तो मैं सबसे पहले P5 निकालता, फिर इन सब को भूल जाता, इन सब को भूल जाता मैं। ठीक है, इन सब को मैं भूल जाता। मैं पहले P5 निकालता, फिर P ऑफ P5 निकालता, फिर इनको एक सेट A ले लेता और फिर P ऑफ A निकालता, फिर इन पूरे को सेट B ले लेता और फिर P ऑफ B निकालता, फिर इन पूरे को मैं C ले लेता और फिर P ऑफ क्या निकालता? फाइनल मेरा आंसर P ऑफ C, पावर सेट ऑफ C हो जाता। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इससे ना क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन अगर लेंदी हो ना तो उसको ब्रेक करके किया करो, छोटे छोटे सेवरल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करो और उसके बाद किया करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो। एक सेट मैंने ए दिया, एक सेट है। सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है वो आप देख लो। सेट के अंदर, अच्छा सेट मतलब बाहर मैंने करली ब्रैकेट लगाया। सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है? एक सेट वन, सेट वन अपने आप में एक एलिमेंट है। टू एक एलिमेंट है और सेट ऑफ 2,7 एक एलिमेंट है। और ये बाहर मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो मुझे क्या मिल गया? सेट मिल गया। ठीक है ना। अभी आपसे क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताना कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन कौन गलत है। बहुत आसान है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपको बताना है। हाँ, ट्राई करते रहो, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने बताया कि कभी भी कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी दिखे ना तो उसको पार्ट वाइज ब्रेक किया करो, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके करोगे ना उससे क्वेश्चन बहुत आसान दिखेगा। आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ, जैसे भी देखा ना पावर सेट और पावर सेट और पावर सेट वाला क्वेश्चन,
इसको ना अगर, अच्छा इसका मैं जनरल फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जनरल फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने तरीका बता दिया आपको कि तरीका कैसे करना है। तो जो मैंने मेथड बताया है ना, उसी मेथड को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, और वो मेथड बहुत ही आसान मेथड है, हमेशा फॉलो करना। मैथ्स के अंदर कभी भी, ट्वेल्थ के अंदर तो बहुत काम आएगा वो मेथड। कभी भी मैथ्स के अंदर ना क्वेश्चन बहुत लेंदी है ना, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके सॉल्व कर। मेरे हिसाब से विजुअल होगा आपकी, विजुअलिटी बहुत अच्छी होगी फॉन्ट्स की, तो आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चंस अगर मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो आप पॉज करके उसको कॉपी कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस मैं इसमें आपको देखो, सेट्स के अंदर बहुत कठिन क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं आते हैं। सेट्स के अंदर ना क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं आते, कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं, समझे। तो इसीलिए ना मैं बस आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ले रहा हूँ मैं आपके साथ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कंफ्यूजन ना दूर हो जाए, तो इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेट्स के अंदर क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ, और आने वाले दिनों में जब सेट्स आप यूज करोगे ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज, फंक्शन एंड आईटीएफ ट्वेल्थ के अंदर जब पढ़ोगे, तो सिर्फ सेट्स के अंदर ना कंफ्यूजन होगा, जिसके कारण आप क्वेश्चन गलत कर पाओगे। नहीं तो सेट के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके कारण आपसे क्वेश्चंस गलत होंगे। तो इसीलिए सेट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, अपने कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने लिख लिए। अब एक एक कर करके ये लिख लो। सारे क्वेश्चंस हमने लिख लिए, अब एक एक कर करके सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो जल्दी से, और एकदम प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने समझाया है। बिलोंग्स टू सिंबल यूज टू रिलेट एंड सेट एंड एलिमेंट, सबसेट सिंबल और सुपरसेट सिंबल इज यूज टू रिलेट सेट्स और सबसेट्स फ्रॉम दैट सेट। हाँ, अच्छा, एक सेट का अगर मान लो सेट ए का अगर सेट बी सबसेट है, तो सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए, कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैं स्ट्रेस देता रहता हूँ, उसको लर्न अप करोगे। चलो, एक एक कर करके देखें। टू बिलोंग्स टू सेट ए, हाँ टू एक एलिमेंट है सेट ए का, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टू इज प्रॉपर सबसेट, कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट, और इम्प्रॉपर सबसेट बताया था, इक्वालिटी जब लग जाती है तो इम्प्रॉपर हो जाता है। टू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नहीं नहीं नहीं, टू इज एलिमेंट है, सबसेट कहाँ से हो गया टू। अच्छा, टू इज सबसेट ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे, सबसेट, क्योंकि इसमें प्रॉपर भी है इम्प्रॉपर भी है। सबसेट का मतलब होता है दो चीज, सबसेट का मतलब मैंने बताया दो चीज, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दोनों मिला के क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो टू इज सबसेट ऑफ ए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, टू एलिमेंट है। अच्छा ये देखो, सेट वन बिलोंग्स टू ए, मीन सेट वन इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सेट वन इज एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, सेट वन इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेट वन तो क्या है, इसका एलिमेंट है। अगर सबसेट होगा तो एक और ब्रैकेट इसके ऊपर लगेगा, ये एलिमेंट है और एलिमेंट के ऊपर अगर सेट लग जाएगा तब जाके मैं सबसेट कहूंगा, समझे। तो यहाँ सेट वन को देख के आप ये मत कहना कि ये सबसेट हो गया। सेट वन क्या हो गया, बिलोंग्स टू ए है, क्यों, क्योंकि ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि सेट वन इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, सेट वन इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि ये सेट वन तो एलिमेंट है ना, सेट वन सबसेट थोड़ी है। सेट वन एलिमेंट हो गया और एलिमेंट के ऊपर अगर करली ब्रैकेट लगता है तब जाके उसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। नेक्स्ट, सेट टू बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर ए का एलिमेंट टू है, सेट टू नहीं है। सेट टू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये टू है और टू कभी ना कभी इसका सबसेट तो बना होगा ना। ऐसे सेट टू इज सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो, अभी सेट वन एलिमेंट था और उसके बाहर आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो क्या बन गया, इस एलिमेंट का सेट बन गया। ये एलिमेंट था और एलिमेंट के बाहर आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो एलिमेंट का सेट बन गया, तो ये तो सबसेट हो गया, तो ये बिलोंग्स टू सिंबल के साथ थोड़ी ना जाएगा। और ये कह रहा है कि दिस इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है।
दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, दिस इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अभी देखो ये पूरा का पूरा देखो, ये तो तीन एलिमेंट्स था, अब उसके बाहर आपने सेट लगा दिया तो ये क्या हो गया, सबसेट। दिस बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल गलत बात है, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट थोड़ी ना है, बाहर तो सेट लगा दिया है आपने। अच्छा, बोल रहा है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नहीं नहीं नहीं, दिस इज प्रॉपर सबसेट तो नहीं है ना, प्रॉपर सबसेट कहाँ है, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट, दिस इज सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल। अच्छा याद रखना, इसके अंदर दो चीजें हो गई, एक ये और एक ये। तो आप ये देखो, ये वाली जो चीज है वो इसके अंदर नहीं आ रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज इसके अंदर आ रही है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आई एम इन इंडिया और अमेरिका, तो बिल्कुल सही बात है, मैं या तो इंडिया में हूं या अमेरिका में हूं, दोनों में से किसी एक जगह हूं तो सही हूं ना। तो इसीलिए या तो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए फिर भी मेरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हुआ। तो ये स्टेटमेंट इक्वालिटी के कारण सही हुआ, इसके कारण सही नहीं हुआ है, नहीं तो ये स्टेटमेंट को भी सही होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को जान गए होंगे, इसके अंदर किसी भी तरीके को लेके मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट्स होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, और भी कोई अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो। चलो तो आगे बढ़े इसके बारे में। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक क्या होने वाला है, वेन डायग्राम। याद रखो, वेन डायग्राम बैकबोन होता है किसका, सेट्स का। सेट्स के अंदर ना जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वेन डायग्राम से होंगे, और वेन डायग्राम का खूब यूज होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, खूब यूज होगा अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, तो बहुत यूज करेंगे हम लोग वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम का अगर मैं मोटा मोटी अगर ऊपर ऊपर से बात करूं तो वेन डायग्राम क्या होता है, सिंपल, जो सेट्स को रिप्रेजेंट अभी तक हम करते थे रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ पर वेन डायग्राम क्या होगा ना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशंस ऑफ सेट्स। तो अभी सेट्स को हम लोग लिख के रिप्रेजेंट करते थे, यहां पर क्या होगा कि हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ना दो चीजों का यूज करेंगे हम लोग, सबसे पहले ना एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अच्छा, रेक्टेंगल किसको सिग्निफाइज करता है, यूनिवर्सल सेट को, किसको सिग्निफाइज करता है, यूनिवर्सल सेट को। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे ना, सर्कल बनाएंगे। सर्कल किसके लिए होगा, सेट के लिए, फॉर सेट्स, ठीक है ना। तो दो चीजों को हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम के अंदर, दो चीजों से रिलेट करेंगे, एक रेक्टेंगल से और एक सर्कल से चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे क्या होगा ना कि देखो, इससे फायदा ये होगा कि इसके अंदर ना सेट्स दिखता है, क्या होता है, इसके अंदर सेट्स दिखता है। और आपको पता है ना कि जो चीजें दिखती हैं ना वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है, इसीलिए अपने को दिखाना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर ना चीजें दिखती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट मैंने दे दिया, 1 2 3 7 9 13 एंड 14। एक सेट वन ले ली, ए ले लिया, 1 2 3, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही जो भी सेट लेना होता है वो उसी के अंदर से होता है, 3 7 एंड 9, ठीक है ना। अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये देख लो। तो क्या करना होता है ना, सिंपल तरीके में आपको बनाना होता है एक रेक्टेंगल, ठीक है। और ये रेक्टेंगल किसको दिखाता है, यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। इसके अंदर दो सेट्स हैं। अच्छा, दो देखो, दोनों सेट्स के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, इसीलिए मैंने क्या किया कि कुछ चीजें इसके अंदर कॉमन कर दी। तो देखो, सेट ए और सेट बी के अंदर कॉमन क्या है, सेट ए और सेट बी के अंदर कॉमन है 3। तो सेट ए के अंदर क्या बच गया, 1 2, सेट बी के अंदर क्या बच गया, 7 9, और बाकी किसके अंदर बच गया, ना सेट ए ना सेट बी, तो 1 3 7 9 हो गया, तो बच गया 1 2 3 7 9 हो गया, तो बच गया क्या, 13 एंड 14। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अब देखो ना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना सेट्स कितने अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है आपको कि ए और बी में कॉमन क्या है, 3 है, हाँ। 1 और 2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। 7 और 9 क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी में है। 13 एंड 14 ना तो ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है, समझे। तो इससे ना चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि ए सबसेट ऑफ बी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट तो तब होगा ना जब ए पूरा का पूरा बी के अंदर होगा। तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर कहाँ है, ए का बहुत सारा पार्ट तो बी के बाहर है ना, ये देखो बाहर है ना, बी के बाहर है बहुत सारा पार्ट। तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी।
सिमिलरली बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट, बी इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत, क्योंकि बी का सारा पार्ट ए के अंदर कहाँ है, इसलिए बी भी ए का क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। देखो सबसेट का मतलब क्या होता है ना, जैसे जैसे देखो यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ, मैंने कहा कि ये एक सेट है ए और इसके अंदर मैंने बना दिया बी। तो अगर मैं कहूंगा कि बी सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बी का सारा पार्ट ए के अंदर है, और बी का सारा पार्ट अगर ए के अंदर होता है तभी कहते हैं सब सेट। सब मतलब छोटा, सेट मतलब सेट, इस सेट का छोटा सा पार्ट। अच्छा अगर मैं इसको ये लिखूं बी सबसेट और इक्वल्स टू ए, हाँ ये भी सही है, क्योंकि बी इज आइदर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज आइदर प्रॉपर सबसेट और ए और इक्वल्स टू ए। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है क्लियर कि हाँ बी प्रॉपर सबसेट है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक बात सही हो गई तो वो हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, यही ए हो गया और यही बी हो गया, तो इस केस के अंदर ए इक्वल्स टू बी हो गया ना। तो अगर मैं कहूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट थोड़ी ना है। बी इज सबसेट ऑफ ए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ए इज सबसेट और इक्वल्स टू बी मींस ए इज सबसेट ऑफ बी, हाँ बिल्कुल सही बात है। किसके कारण सही हुआ ये बात? इक्वालिटी के कारण। अच्छा बी इज, ये देखो बी इज सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही बात है। किसके कारण सही हुआ? इक्वालिटी के कारण सही हुआ। और आपको पता है ना कि ए इज सबसेट ऑफ बी एज वेल एज बी इज सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी। तो आप देख सकते हो ए और बी दोनों बराबर है, तो हाँ ए बी का सबसेट है। इसको सबसेट कहते हैं और इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगा है ना। इक्वालिटी वाला जो पार्ट होता है उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। आपने देखा था ना, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो खुद व खुद सेट अपने आप का। तो ए सबसेट है बी का और यहाँ बी ए का सबसेट है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ए इक्वल्स टू क्या हो गया इस केस के अंदर? बी हो गया। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ऑपरेशंस ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वेन डायग्राम के बाद जो भी बता रहा हूँ ना, ये काफी काम आने वाला है। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम लोग देखने वाले हैं ना, वो ऑपरेशन हो जाएगा यूनियन। यूनियन, अच्छा देखो, और ऑपरेशन कहते हैं। देखो पूरी मैथमेटिक्स में दो ही चीज पर चलती है, ओ आर और ए एन डी एंड। तो अभी देखेंगे, सबसे पहले और देख लेते हैं, और ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन के बारे में मैं लेमन क्लास डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, पहले तो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूँ कि यूनियन को दिखाते कैसे हैं। दो सेट का यूनियन ए यूनियन बी ऐसे दिखाते हैं। सेट ए और सेट बी के बीच का ये यू क्या होता है, क्या बताता है? यूनियन। तो ए यूनियन बी को मैथमेटिकली कहते हैं, ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट होगा एक्स, सच दैट, एक्स की खास बात क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब क्या हुआ? देखो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है ना, ए और बी का जो यूनियन होता है वो ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और इज अ सेट, विच इज अ सेट, ए यूनियन बी इज अ सेट which which contains which contains all elements either in A or in B or in both, और इन बोथ। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि वो एलिमेंट या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, या तो ए में हो या बी में हो या किस में हो? दोनों में हो। उसको कहते हैं हम लोग ए यूनियन बी। अच्छा वेन डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने कहा कि दो सेट्स थे मेरे पास, ए बी। अच्छा इसमें ना तीन पार्ट है, ये पार्ट ए ले लेता हूं, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी और ये यूनिवर्सल से, ठीक है। ए पार्ट को क्या कहोगे? ए पार्ट को कहेंगे, इसको लिखना समझ लेना, ए को कहेंगे
ए के अंदर ए पार्ट, ये जो ए पार्ट है ना, जिसके अंदर मैं ये लो चिड़िया बना देता हूँ, ठीक है, ए पार्ट के अंदर चिड़िया बना देते हैं, बी पार्ट के अंदर क्रॉस बना देते हैं, और सी के अंदर टिक कर देते हैं। तो ए जो पोर्शन है, इस ए पोर्शन के अंदर, इस ए पोर्शन के अंदर, ए पोर्शन के बारे में क्या कहोगे? ए पोर्शन के अंदर कहोगे ए इज द पोर्शन विच कंटेन्स ओनली ए। एक पोर्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको? ए ही मिलेगा। सेट ए के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको इसके अंदर, है कि नहीं? अच्छा, सी के अंदर क्या मिलने वाला है? ओनली बी मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? बी मिलेगा, है कि नहीं? और बी जो है, बी के अंदर क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा एंड बी भी मिलेगा। बी जो पोर्शन है ना, इसकी खास बात क्या है इस बी पोर्शन की? इसके अंदर ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, और दोनों कैसे हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं। और ए के अंदर क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ ए हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बी के अंदर क्या है कि सिर्फ सेट बी हो रहा है, सेट बी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, और अगर मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि सेट ए क्या होगा? सेट ए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, क्योंकि सेट ए के अंदर तो ये भी पोर्शन है और ये भी पोर्शन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सेट बी क्या होगा, तो आप कहोगे सर सेट बी के अंदर ये भी पोर्शन है और ये भी पोर्शन है, मीन्स क्या हो जाएगा? सेट बी, बी प्लस का सी। ये समझ में आता है ना? तो मैंने आपसे क्या कहा कि ए यूनियन बी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, ए यूनियन बी के बारे में आपसे पूछूं, तो ए यूनियन बी क्या हो जाना चाहिए? बताओ, ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी के अंदर ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आइदर ए और बी और ए एंड बी, यही बोला ना, आइदर ए और बी और बी और ए एंड बी। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा अगर ग्राफिकली, तो किस कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये हो जाएगा आपका ए बी, है ना? तो ए यूनियन बी को आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाएगा आपका? ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ पे, चलो तो यूनियन समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेट है 1 2 3, और एक सेट है बी 1 3 7 9 एंड 13, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या? जो ए में है वो भी, जो बी में है वो भी, और जो कॉमन है वो भी। लेकिन देखो, तो आपको सही तरीके से तो लिखना चाहिए 1 2 3, ए वाला हो गया, फिर बी वाला 1 3 7 9 एंड 13। तो देखो इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, लेकिन आपने पढ़ा है ना सेट के अंदर कभी भी कोई चीज रिपीट नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज रिपीट नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 2 3 7 9 एंड 13। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर सिर्फ ए वाली चीजें भी आ गई, सिर्फ ए वाली चीजें भी आ गई। देखो ना, अगर इसको आप रिप्रेजेंट करने जाओगे, ये है ए और ये है बी, इसको आप रिप्रेजेंट करने जाओगे ना, तो देखो सिर्फ ए वाली चीजें भी आ गई। कौन सा है बताओ? ए और बी के अंदर कॉमन क्या क्या है? देखो 1 3 कॉमन था, 1 3 कॉमन था ना। तो ए के अंदर सिर्फ क्या है? 2 है। और बी के अंदर सिर्फ अगर मैं आपसे पूछूं तो बी के अंदर क्या है? 7 9 एंड 13। तो सिर्फ बी के अंदर की चीजें भी आ गई, सिर्फ ए के अंदर की चीजें भी आ गई, और ए एंड बी के अंदर की भी चीजें आ गई, है ना? तो सारी की सारी चीजें आ गई, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? यूनियन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। एक सेट ए है अपने पास 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है अपने पास 4 5 6, ठीक है।
तो अगर मैं इससे पूछूं कि ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो कॉमन को एक बार लिखेंगे और अनकॉमन को भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो ए में भी हैं और वो सारी चीजें बी में भी हैं और दोनों में साथ हैं, तो वो सब चीजों को लेना है। इसीलिए कॉमन को एक बार लेना है और अनकॉमन को भी ले लेना है। लेकिन पता है इसका जब आप वेन डायग्राम बनाओगे ना, तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, है ना। और वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, पता है इस ए और बी जो सेट है ना, ए और बी जो सेट है, ए और बी सेट को यहाँ पर डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट मीन्स नो जॉइंट, नो जॉइंट। देखो ना, इस सेट के अंदर कुछ भी जॉइंट है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि एक सेट है ए और ए सेट है अपने पास कौन सा? ए सेट है अपने पास 1 2 3 4, और बी सेट मैंने ले लिया आपके 1 2, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए यूनियन बी इज 1 2 3 4। अच्छा, ये क्या है? पूरा का पूरा सेट ए है क्या? हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा सेट ए। अच्छा, इसका अगर वेन डायग्राम बनाने जाओगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा वेन डायग्राम के अंदर। वेन डायग्राम के अंदर क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा सेट ए है ना। और सेट बी ना, हाँ सेट बी पूरा का पूरा यही पार्ट है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स को लिखोगे ना, तो ऐसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4, पता है। तो इस केस के अंदर पता है ए और ये ए है और ये बी है, ए और बी के बारे में क्या कहोगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिखोगे सबसेट ऑफ ए, दोनों सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सबसेट का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा भी पोर्शन अगर अलग हुआ ना, अगर मान लो ऐसा हो जाता, ऐसा थोड़ा सा पोर्शन बाहर हो जाता, तो सबसेट ये ए है और ये बी है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन भी बाहर नहीं होना चाहिए। सबसेट का मतलब है कि छोटा पार्ट, सेट का सब पार्ट मीन्स छोटा पार्ट, तो सेट का सब पार्ट इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी समझ में आ गया। यूनियन कैसे निकालते हैं और यूनियन का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। चलो, अभी कुछ लॉज देख लें, यूनियन के कुछ लॉज देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं लॉज ऑफ यूनियन। चलो इसी से देख लेते हैं लॉज या प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ यूनियन या प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ठीक है, लॉज ऑफ यूनियन, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो सेट अगर आपने लिया, तो आप ए यूनियन बी निकालो तो या बी यूनियन ए निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ना, देखो पहले कौन लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले ए लिख के बी के साथ कर रहे हो, बाद में बी लिख रहे हो, पहले बी लिख रहे हो बाद में ए लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। जैसे मैंने कहा कि अगर ए मैंने लिया है 1 2 3 और बी मैंने लिया है 3 2 4, तो ए यूनियन बी अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और बी यूनियन अगर ए भी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 2 4, 3 2 4 1। तो आपको पता है ना कि दोनों तो बराबर ही है, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है सेट के अंदर, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि नहीं। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि पहले ए यूनियन बी लिख रहे हो कि बी यूनियन ए लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना तीन के बीच में लगता है या तीन से ज्यादा के बीच में लगता है। जैसे तीन अगर मेरे पास सेट्स थे ए बी सी, अगर आपने क्या किया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले ए और बी, ए बी का यूनियन निकाला और फिर सी का यूनियन निकाला, विच इज इक्विवेलेंट टू कि पहले आप क्या करो, बी और सी का यूनियन निकाल लो और फिर ए का यूनियन निकालना, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी यूनियन सी। किसी का भी किसी दो का पहले यूनियन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है कि खुद का खुद के साथ यूनियन लोगे, ए यूनियन है, खुद का खुद के साथ यूनियन लोगे तो खुद व खुद वो प्रकट हो जाएगा। खुद व खुद क्या हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है कि ए का अगर फाई के साथ यूनियन लोगे तो खुद सोचो ना, ए का अगर फाई के साथ यूनियन लोगे तो क्या होगा, खुद व खुद ए आ जाएगा। या ए का यूनियन लोगे अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ, ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है। ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। है कि नहीं। तो यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यहां तक क्लियर है सब लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कहते हैं एंड। इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, एंड। इसको दिखाते हैं दो सेट का इंटरसेक्शन ऐसे होता है। यू था वो, यू का उल्टा, इसको क्या कहते हैं, यू का उल्टा को कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का हर एक एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल बी। एंड का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस अकरेंस। क्या होता है, साइमल्टेनियस अकरेंस। चलो तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, डिटेल डेफिनेशन कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स capital A and capital B is defined denoted as, is denoted as A intersection B and is a set which contains all the elements, which contains all the elements present, which contains all the element present in both set A and set B, बोथ सेट ए एंड सेट बी। तो इसमें काम की चीज क्या है कि मुझे वो वाले एलिमेंट चाहिए जो सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है। तो इसीलिए मैथ्स के अंदर बहुत काम आएगा दो वर्ड, और एंड। और का मतलब होता है कि ए और बी का मतलब या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। एंड का मतलब है कि ए एंड बी दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे मान लो मैं इंडिया के अंदर हूं, अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं आई एम इन इंडिया और अमेरिका, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप या तो इंडिया में हो या अमेरिका में हो, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा आई एम इन इंडिया एंड अमेरिका, तो आप कहोगे गलत है। क्यों, क्योंकि आप दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या गलत गलत हो गया, और वाला स्टेटमेंट सही हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट लिखते हैं, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन बी ये होता है। जैसे इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे वेन डायग्राम के ऊपर, ये ए है सेट, ये बी है सेट, ठीक है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 9 एंड 15। तो अपने को कौन से काम का सेट मिलेगा, ये मेरे काम का सेट ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं बना के आपको दिखाऊं, तो आप क्या देखना चाहोगे कि ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन। ठीक है, यहीं पर एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट पढ़ा था ना, तो यहीं पर एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, नोट है इफ नो एलिमेंट्स, इफ नो एलिमेंट्स बिटवीन set A
and set B is common. If no elements between set A and set B is common, then then they are called they are called disjoint set. दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो अभी मैंने आपको बताया ना, डिसजॉइंट सेट बना के बताया था कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो डिसजॉइंट सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, डिसजॉइंट सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। डिसजॉइंट सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। 5 मतलब नल सेट, कुछ भी तो नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, इसीलिए कहते हैं इसको क्या? ए एंड बी। कौन सा सेट कहलाएगा डिसजॉइंट? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और उसको प्रूव करने का तरीका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए। ये क्लियर है? यहाँ तक सब लोगों को अच्छे से क्लियर होगा? तो और एंड का मतलब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टीज फिर से आ जाती है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी सेम एज बी इंटरसेक्शन है। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल से प्रूव कर सकते हो, ये अपन प्रूव नहीं कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि ऑर्डर का क्या रोल होता है। तो देखो, ए बी सी तीन अपने पास सेट्स थे, तो पहले मैंने क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी लिया और फिर उसके साथ सी का इंटरसेक्शन लिया। पहले मैंने क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी लिया और फिर सी का इंटरसेक्शन लिया, इज इक्विवेलेंट टू आपने क्या किया? बी एंड सी का इंटरसेक्शन पहले लेके और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम्पल को चूज करके आप देख सकते हो। हाँ, आपको पता चल जाएगा। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या मिलने वाला है? ए। खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो खुद ही मिल जाए, उसको कहते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं ना, वो बहुत काम आने वाला है अपने को। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर मैंने कहा कि ए, अच्छा, ब्रैकेट का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। ब्रैकेट का मतलब है कि सबसे पहला आप ये प्रोसेस करोगे, ये आपने बोर्ड मास का प्रोसेस पढ़ा होगा, सबसे पहले ये प्रोसेस, फिर इसके साथ इसका प्रोसेस। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ है, तो विच इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, विच इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये ध्यान रखोगे, बहुत काम आने वाला है, समझे? ये ना बहुत काम आने वाला है, इसीलिए इसको ना अच्छे से देख लेना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रूफ करके देख लेते, एक प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा देता हूँ मैं। मान लो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक अभी जो वेन डायग्राम 3 के लिए बनाना सिखा रहा हूँ ना, उसको अच्छे से सीख लोगे, क्योंकि ये ना बहुत काम आने वाला है, आगे भी बहुत काम आएगा। देखो, ये ए बी सी और ये तो यूनिवर्सल सेट है। अच्छा चलो, इसके ना एलिमेंट्स, अच्छा इसके ना कितने पार्ट्स है ना, उसको मैं अलग अलग लिखता हूँ। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको ए लिख दिया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, और जो बाकी जो भी पोर्शन है उसको एच लिख दिया। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना? ए कौन सा पोर्शन है? सिर्फ ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये ए। समझ, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा पोर्शन है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव कर लेता हूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो होता है ए यूनियन बी। देखो, यूनियन इसके साथ लग जाता है और बीच वाला बीच में ही रह जाता है, इंटरसेक्शन बीच में था ना, तो ये बीच में ही रह जाएगा, और ए यूनियन सी। प्रूफ कर ले।
अच्छा, चलो यहाँ से प्रूव कर लिया जाए। ए, ए क्या है? ए है अपने पास, सेट ए क्या है बताओ तो। सेट ए के अंदर ए भी है, बी भी है, ई भी है और डी भी है ना। सेट ए के अंदर ए बी ई डी ये चारों है। हाँ, अब बी इंटरसेक्शन सी देखो तो क्या है। बी का और सी का इंटरसेक्शन क्या है? बी और सी का इंटरसेक्शन ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, मीन्स ई कॉमा एफ, है कि नहीं, ई कॉमा एफ। अच्छा, दोनों का अगर यूनियन लोगे तो क्या बनेगा? दोनों का यूनियन लोगे तो यूनियन का मतलब है कि कॉमन को एक बार लिखो और अनकॉमन को, हाँ, कॉमन को एक बार लिखो। कॉमन ई था तो उसको एक बार लिखिए, अनकॉमन को लिख दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, ए यूनियन बी, आजा ए यूनियन बी। देखो तो ए यूनियन बी का मतलब है कि जो ए में है और जो बी में है वो पूरा। तो ए यूनियन बी मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, चलो ग्रीन से लिखते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी आ जाएगा, सी आ जाएगा, एफ आ जाएगा ना, ए यूनियन बी में। अच्छा, और ए यूनियन सी में क्या आएगा? ए यूनियन सी में, ए यूनियन सी में आ जाएगा ए बी ई डी एफ जी, है कि नहीं। दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो जो कॉमन होगा वही आएगा। कॉमन क्या क्या है देखो तो, ए कॉमन है दोनों में, हाँ यहाँ भी यहाँ भी। बी कॉमन है, हाँ दोनों में कॉमन है। ई कॉमन है, हाँ। डी कॉमन है, हाँ ए बी ई डी। और एफ कॉमन है कि नहीं। इसके अलावा कुछ भी कॉमन है? ए बी ई डी एफ, ए बी ई डी एफ। देखो जी कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, तो देखो दोनों तरफ बराबर हो गया ना। तो ऐसे ही करके प्रूव कर लेंगे। तो ये जो तरीका मैंने बताया ना, इसको याद रखोगे। ये मैं ए बी सी डी करके जो पोर्शंस में डिवाइड करके बताता हूँ ना, दो के लिए भी बताया था, देखो दो के लिए भी पोर्शंस में डिवाइड करके स्टार्टिंग में बताया था। यही जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही ध्यान रखना, वो ना बहुत काम आने वाला है। ये ए बी सी करके जो पोर्शंस बताया था ना, ऐसे तो पोर्शंस में डिवाइड करके करोगे ना तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा, और एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टीज देख ली थी, तो ये सब ना अच्छे से देख लेना, देख लो एक बार। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन 5। 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कितना होगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज। अच्छा, एक चीज देखो, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में बड़ा सेट कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में बड़ा सेट ये होगा। बड़ा होगा या बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि देखो ना, ए यूनियन बी में क्या होता है? ए यूनियन बी में ए भी होता है, बी भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी भी होता है कि नहीं। तो इसीलिए ए यूनियन बी के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर देखो, ए यूनियन बी के अंदर ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, लेकिन इंटरसेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ ये आता है ना, तो इसीलिए बड़ा हो जाएगा। अच्छा सर, ये इक्वलिटी कब लगेगा? इक्वलिटी तब लगेगा जब देखो ना ए और बी सेट दोनों का दोनों यही हो जाएगा, तो इस केस के अंदर ए यूनियन बी भी दोनों यही होगा और ए इंटरसेक्शन बी भी दोनों यही होगा। तो इस केस के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी हमेशा बड़ा सेट होता है, सुपर सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास, नेक्स्ट हेडिंग तो यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे यूनियन और इंटरसेक्शन को। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में, मान लो दो सेट है ए और बी, तो अगर मैंने ए माइनस बी को डिफाइन करने का कोशिश किया तो ए माइनस बी सेट जो होगा वो क्या होगा? ए माइनस बी का हर एक एलिमेंट को मैं एक्स बोलूंगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ये हुआ कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी
is denoted by difference of two sets, capital A and capital B is denoted by A minus B, and it is the set, and it is the set containing, it is the set containing all elements, all elements of set capital A which are not in B। आपको A का हर वो एलिमेंट निकाल लेना है जो B के अंदर ना हो। मीन्स A में से आपको क्या करना है कि B और A का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा लेना है। जैसे देखो 1 2 3 4, अब B हो गया अपने पास 0 1 3 7 9 एंड 10। तो अगर मैं आपसे पूछूं A माइनस बी निकालो, A माइनस बी का मतलब क्या होता है कि देखो सेट A में से, याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना, सेट A में से B का सिर्फ वही एलिमेंट हटाना है जो A में कॉमन है। तो सेट A में 4 एलिमेंट था, उसमें से देखो B में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 है और 3 है। तो सेट A में से आप 1 और 3 को हटा लो तो क्या बच जाएगा अपने पास 2, 4। ठीक है, क्या याद रखेंगे, सेट A में से वो एलिमेंट हटा लो जो B में भी है। तो B माइनस ए के बारे में आप क्या कहोगे, सेट B में से, याद रखो सेट B में से, सेट B तो पूरा का पूरा लिखेंगे ही, लेकिन सेट B में से वो एलिमेंट हटा लूंगा मैं जो A में भी है। तो सेट B में से क्या क्या हटा लूंगा मैं, 1 हटा लूंगा, 3 हटा लूंगा, तो क्या क्या बचेगा 0 7 9 एंड 10। ठीक है, तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सेट A में से वो एलिमेंट हटा लो जो B में है, और सेट B माइनस ए का मतलब हो गया सेट B में से वो एलिमेंट हटा लो जो A में है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखो क्या, जैसे इसको ना वेन डायग्राम से दिखाता हूं तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। ये देखो दो सेट है अपने पास, सेट ए सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए में से ये पूरा का पूरा सेट ए था। चलो एक काम करते हैं ना, अलग अलग कलर से बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रेड से मैंने सेट ए को बना दिया और ग्रीन से क्या करता हूँ सेट बी को बना देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सेट ए में से आपको सेट ए, रेड वाला सेट ए है, इसमें से वो एलिमेंट हटा लेना है जो बी में है। मतलब आपको सेट ए में से कौन सा एलिमेंट हटा लेना है, ये वाला एलिमेंट हटा लेना है। ये वाला एलिमेंट हटा लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही तो पोर्शन बचेगा, है कि नहीं, इतना ही पोर्शन बचेगा। तो सेट ए में से आप क्या कर रहे हो, ये वाला एलिमेंट हटा रहे हो जो मैंने अभी रेज किया है ना। तो ये जो पोर्शन बचा ना, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। सेट ए में से आपने वो एलिमेंट हटा लिया जो बी में कॉमन था, और ये वाला जो पोर्शन बचा दिस इज कॉल्ड सेट बी में से आपने वो एलिमेंट हटा लिया जो ए में कॉमन था, तो दिस इज कॉल्ड बी माइनस ए। ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ए में से आपने कौन सा एलिमेंट हटाया जो ए एंड बी दोनों में कॉमन था। ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए में से आपने कौन सा एलिमेंट हटाया जो ए इंटरसेक्शन, देखो ना आपने क्या किया, यही वाला एलिमेंट तो हटाया है सिर्फ, आपने ए में से कौन सा एलिमेंट हटाया है, देखो इसे कर देते हैं, ए में से आपने यही एलिमेंट तो हटाया है। तो ए जो पूरा रेड कलर का सेट था उसमें से आपने ये पिंक कलर वाला हटा लिया है। तो ये वाला जो पोर्शन ब्लैक कलर वाला बचा, दिस इज कॉल्ड ए माइनस ए। ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, वो अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे। बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या हो जाएगा बोलो, बी में से आपने क्या कौन सा एलिमेंट हटा लिया जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है, तो बी माइनस ए इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, सब लोगों को अच्छे से आना चाहिए।
उसके बाद यहीं पे एक और छोटा सा टॉपिक रहता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। Symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets, capital A and capital B is denoted as। अच्छा, इसका नोटेशन एक बार देख लो। इसका नोटेशन है A डेल्टा B, या काफी बार ऐसे भी इसको दिखाते हैं, A प्लस को सर्कल में B कर देते हैं, या काफी बार A माइनस को सर्कल में B कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये ही यूज में आता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इसका जो A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। क्या होता है A डेल्टा B का मतलब क्या होता है, A डेल्टा B का मतलब क्या होता है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। और सिंपल है ना, ये अभी हमने देखा ना, A B। तो अगर A डेल्टा B में अगर बोलूंगा, ये हो गया A माइनस बी और यूनियन B माइनस ए, तो ये क्या हो गया, ये जो पिंक कलर से हो गया वो क्या हो गया, A डेल्टा B। A डेल्टा B क्या हो गया, A माइनस बी यूनियन B माइनस। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, A माइनस बी को हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, A माइनस बी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं, ओनली ए भी तो कह सकते हैं। A माइनस बी कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ A में प्रेजेंट है ना। ये वाला तो वो एलिमेंट हो जाएगा जो A में भी है और B में भी है, लेकिन A माइनस बी इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट ओनली इन ए। और B माइनस ए को कौन सा कहेंगे, ओनली B वाला एलिमेंट कहेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, समझना इसको अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट आगे भी काफी काम आने वाला है, आगे भी 12th के अंदर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए इज डिनोटेड एज ए बार, सॉरी ए प्राइम दिखाते हैं, या इसको ए बार से भी दिखाते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट से। तीनों का तीनों नोटेशन यूज करते हैं, कोई भी नोटेशन हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के लिए इन तीनों में से कोई भी नोटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड it is a set, and is a set, it is a complement is a set, a complement is a set containing all elements, containing all elements of universal set. It is a set containing all elements of universal set. It is the set containing all elements of universal set which are not present in, not present in capital A, विच आर नॉट प्रेजेंट इन कैपिटल। बहुत आसान है, तुम समझ जाओगे आराम से। मैंने कहा कि अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू ये है और ये सेट ए है मेरे पास, तो मैंने कहा कि मेरे पास वो सेट चाहिए जो यूनिवर्सल सेट का हर एक एलिमेंट एक्सक्लूडिंग सेट ए, मतलब ए के अलावा पूरा का पूरा दुनिया, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट इज नोन एज ए प्राइम। तो ए प्राइम, या इसको हम लोग ए प्राइम भी कहते हैं, ए बार भी कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होता है सिंपल, नॉट ए, ए नहीं होना चाहिए। तो भाई ए नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो। ए नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, और मतलब ए नहीं होना चाहिए मतलब वही ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो। ए अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा,
तो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, अगर सेट ए के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, सेट ए को हटा देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि ए माइनस बी का जो अपने फॉर्मूला लिखा ना, इस ए माइनस बी का एक और फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का एक और फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका एक और फॉर्मूला क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम में यहाँ पर बता देता हूँ और आप समझ जाओगे। देखो, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहाँ पर कि बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावा पूरी दुनिया। ये देखो, बी के अलावा पूरी दुनिया, है ना। और इसके साथ अगर आप ए का इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ कौन सा पोर्शन आएगा, यही वाला तो पोर्शन आएगा, यही पोर्शन आएगा ना। और यही तो पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ओनली ये वाला पोर्शन है ना। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज बी माइनस ए, तो आप ये प्रूव कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे प्रूफ होता है। ठीक है, ये याद रखोगे, इसको अच्छे से ध्यान रखोगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू ए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन। और ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन, मॉर्गन्स लॉ, याद रखना इसको। intersection will be converted into union and union will be converted into intersection। तो एक बार हम देख लीजिए, तो ए प्राइम का प्राइम ए, नॉट ए का नॉट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, तो ये वाला एक प्रूफ देख लेते हैं, दूसरा आप खुद ही कर लोगे। ये देखो, ए बी सी, मैं जो तरीका बताता हूँ प्रूफ करने का, आप ऐसे ही प्रूफ करना है। ये ओनली ए वाले को ए ले लिया, ए एंड बी वाले को बी, और इसको ले लिया सी। तो ए यूनियन, अच्छा इसको ले लिया मैंने, क्या डी ले लिया, ए यूनियन बी का प्राइम इज इक्वल्स टू, मुझे क्या प्रूव करना है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अच्छा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, ए बी सी और उसका प्राइम, मतलब ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, है ना। अच्छा ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तो ए के अलावा पूरी दुनिया होनी चाहिए, मतलब सी हो जाए या डी हो जाए चलेगा, क्योंकि सी में भी ए नहीं है और डी में भी ए नहीं है। बी नहीं होना चाहिए, बी के अलावा पूरी दुनिया हो जाए तो चलेगा क्या, मीन्स ए हो जाए और डी हो जाए। अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, डी आएगा ना। देखो डी डी बराबर आ गया, है कि नहीं। तो अब आपका होमवर्क रहेगा कि दूसरा वाला डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करोगे, और उसको याद रखोगे, ये बहुत काम आने वाला है डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है यहाँ तक, देख लो एक बार, इसके अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, ये आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए है और ए नहीं है, दोनों मिला के पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, है ना। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फाइव। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा अपने पास, फाइव आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक देख लो। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से एक बार क्वेरी कर सकते हैं। तो लास्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर हमने इंडिविजुअल सेट के लिए पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे यूनियन बी में, ए प्लस बी प्लस सी।
अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बताओ तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बताओ तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो कितना हो जाएगा, बी। तो इसको यूज करके हम फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए, एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना है, ए प्लस बी, और ये कितना है, बी प्लस सी, और ये कितना है, बी। देखो तो एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया क्या, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। देखो ना, वैसे भी देख लो, ए यूनियन बी में क्या हुआ था कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब यही हुआ ना, ये वाला पोर्शन। तो हुआ क्या ना कि आपने इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को, ये बी वाले पोर्शन को ए के साथ भी जोड़ लिया था और बी के साथ भी जोड़ लिया था, तो दो दो बार जोड़ लिया था, जबकि जोड़ना एक ही बार था। इसीलिए आपने क्या किया, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, और एन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। एन ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, जब इसमें से आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। कम से कम क्या होना चाहिए, जीरो हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू होगी एन ए प्लस एन बी। कैसे, डिसजॉइंट सेट के केस में, जब सेट डिसजॉइंट हो जाएगा ना, तो ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम। तो एन ए यूनियन बी विल बी मैक्सिमम व्हेन एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, फाइव, और फाइव होगा तो फाइव का कार्डिनल नंबर कितना होता है, जीरो। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और एन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये आपका होमवर्क है कि एन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, और ये आप लिखोगे। बहुत आसान है, आप देख सकते हो, और इसको देखोगे आपको पता चल जाएगा। ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी, जब कोई चीज घटा रहे हो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैक्सिमम होगा तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये आप कहीं से देख के और इसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर थ्री सेट्स, फॉर थ्री सेट्स। तो थ्री सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बता भी दिया था, और एक बार अब फिर से फाइनल डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी यू, फिर से ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि एन ए क्या है, एन ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। अच्छा, एन बी क्या है, एन बी हो गया बोलो तो, एन बी हो गया अपने पास बी प्लस ई प्लस एफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज प्लस सी। एन सी कितना है, एन सी हो गया डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स कितने हैं बताओ तो, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी प्लस ई। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स बताओ, बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ई प्लस एफ। अच्छा, एन ए इंटरसेक्शन सी जरा बताना तो, ए और सी में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, डी प्लस ई। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हो जाएंगे, E। ये समझ में आता है, बस ये समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो फॉर्मूला याद एक ही रखना है, बाकी फॉर्मूला जब भी आएगा ना तो आप बना लेना। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा,
अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला बनाना चाहो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इससे प्रूफ कर लेना, आप एल एच एस आर एच एस ए बी सी डी के फॉर्म पे लिख लेना। वैसे मैं समझा देता हूँ, देखो इतना तो समझ में आता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। अभी इसमें क्या किया हमने कि ए यूनियन बी यूनियन सी में मैंने क्या किया, सबसे पहले ए को जोड़ लिया पूरा। अच्छा, पूरा ए को जोड़ेंगे और फिर बी को जोड़ लिया, तो ए और बी दोनों को अगर जोड़ा तो आप देख रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी, बी और ई को 2 बार जोड़ लिया। ऐसे ही ए को जोड़ा और सी को जोड़ा तो डी और ई को 2 बार जोड़ लिया, बी को जोड़ा और सी को जोड़ा तो ई और एफ को 2 बार जोड़ लिया। तो मैंने क्या किया कि एन ए एन बी एन सी में से एक एक बार ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए को हटा दिया। लेकिन उससे दिक्कत क्या हो गई ना कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो था, जो ई था, वो 3 ही बार जुड़ा है और तीनों बार हटा दिया गया है, तो इसके कारण वो तो आया नहीं, इसीलिए अलग से मैंने उसको एक बार जोड़ दिया है। तो इसीलिए ये अपना फॉर्मूला हो गया। इसको आप ना एक बार अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके और जो मैंने ये तरीका बताया है इस तरीके से करके देखना, जो मैंने तरीका बताया है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूंगा एन एग्जैक्टली ए, सिर्फ ए होना चाहिए, तो सिर्फ ए कब होगा, सिर्फ ए कहाँ हो रहा है, सिर्फ ए पर हो रहा है। एन एग्जैक्टली ए, सिर्फ ए कहाँ होगा, इस रीजन में ही सिर्फ ए होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ तो। इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, आप एन ए में से क्या क्या हटाओगे, देखो ना। आप क्या करोगे, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे, एन ए इंटरसेक्शन सी हटा दोगे, है ना। देखो ना, एन ए क्या था, एन ए था ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और इसमें से क्या हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, है ना। ए इंटरसेक्शन बी हटाया, ए इंटरसेक्शन बी क्या था, बी प्लस ई, और ए इंटरसेक्शन सी हटा दिया, ए इंटरसेक्शन सी क्या था, डी प्लस ई। इससे देखो क्या क्या कट गया, डी डी से कट गया, ई से कट गया, डी डी से कट गया। लेकिन देखो एक ई माइनस में आ रहा है और आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि इस ई को आपने ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी हटा दिया और ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी हटा दिया। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक और प्लस प्लस कर देना चाहिए, किसको, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ताकि यहाँ पे प्लस का ई आ जाए और ये कट जाए और फाइनल आंसर कितना आ जाए, ठीक है। तो पता है इसमें ना काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एन एग्जैक्टली, मतलब एन अकरेंस ऑफ बी, तो बी कहां पर हो रहा है, देखो तो सिर्फ बी कहां पर हो रहा है, सिर्फ बी होने के लिए मुझे कौन सा रीजन चाहिए, सी। अब खुद निकालो सी कैसे लेके आओगे। ऐसे ही एन एग्जैक्टली, एन एग्जैक्टली अकरेंस ऑफ सेट सी, सिर्फ सेट सी कहां पर हो रहा है, देखो तो सेट सी सिर्फ कहां पे हो रहा है, जी पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं पूछूंगा एन अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी 3 सेट था, इसमें से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है सच दैट एग्जैक्टली एक ही सेट अकर कर रहा है। तो एग्जैक्टली एक ही सेट अकर कर रहा है मतलब या तो ए हो जाए, या तो बी हो जाए, या तो सी हो जाए। और जब कभी हम या की बात करते हैं, मीन्स और की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा ए प्लस सी प्लस जी, मतलब मुझे क्या चाहिए निकालना है, ए प्लस सी प्लस जी निकालना है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया ना वो सारी चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं यहीं पे, अगर मैं पूछ देता हूँ, अच्छा इसका फॉर्मूला आप बना लेना, फॉर्मूला खुद से बना लोगे। अगर मैं पूछूं एन, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूला बना लेना है। और फॉर्मूला बनाने के लिए बेस्ट तरीका मैंने ये वाला बता दिया है आपको।
अगर मैं आपसे पूछूं एन occurrence ऑफ एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली दो लोगों के होने के बारे में पूछूं तो एग्जैक्टली दो लोग कब कब होंगे, बी में होंगे, डी में होंगे और एफ में होंगे। मीन्स आपसे क्या पूछ लिया मैंने, बी प्लस डी प्लस एफ। अच्छा, एन occurrence ऑफ एग्जैक्टली थ्री आउट ऑफ सेट ए सेट बी सेट सी। मतलब मैंने आपसे क्या पूछ लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछ लिया, मतलब ई पूछ लिया। पता है ऐसे ना खूब सारे वेरिएशंस मिलेंगे आपको क्वेश्चंस के। तो कभी भी आपको ना दो या दो से ज्यादा सेट के बारे में बोले ना, तो मैंने जो तरीका बताया है ना, हमेशा ऐसे पोर्शंस को नंबरिंग करके अल्फाबेटिकली डिवाइड कर लेना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में भी नहीं अटकोगे और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं सेट्स एंड रिलेशन के। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस देम इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सबसे पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो चलो क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा देखो, क्वेश्चन वैसे जेई में ये आएगा नहीं, अगर जेई में आएगा तो ऑप्शंस देख के तुम कर लेना। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न रीड करना होगा, और ये पैटर्न रीड करना आईक्यू का क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शंस में होगा तो ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। तो इसका पैटर्न अगर रीड करोगे तो आप देखोगे क्या कि इसका जो पैटर्न है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, उसके हर एक एलिमेंट को अगर मैं एक्स दूं सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन क्यूब प्लस वन, क्या लिखा हुआ है ये, एन क्यूब प्लस वन लिखा हुआ है। एन क्यूब प्लस वन, देखो ना ये वन क्यूब प्लस वन, टू क्यूब प्लस वन, थ्री क्यूब प्लस वन, फोर क्यूब प्लस वन, फाइव क्यूब प्लस वन। एंड एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। एन बिलोंग्स टू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट है, नेचुरल नंबर सेट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट का सेट है। एंड नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर वन से फाइव तक। तो वन से फाइव तक के नेचुरल नंबर का क्यूब करके प्लस वन करो तो यही तो मिलेगा आपको, है कि नहीं। तो ये आईक्यू का क्वेश्चन होता है। दूसरा वाला अगर देखो तो दूसरा वाला आपको दिखेगा 23, 29, 31। तो ये सब ना प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। तो हर एक एलिमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर भी कहाँ से कहाँ तक, 23 से लेके 43 तक। 23 से 43 के बीच का जो प्राइम नंबर है ना, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये या तो ऑप्शंस के थ्रू जाना होगा, नहीं तो आपको क्या करना होगा कि आईक्यू लगाना होगा। और ये क्वेश्चन आसान होते हैं, और वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा भी नहीं कभी। समझ में आया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना होता है, प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि किस प्रॉपर्टी को रिलेट करके आप, क्योंकि अगर ये दिया होता तो ये लिखते, मतलब क्या लिखे, रोस्टर फॉर्म। और ये दिया है और ये लिखे, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस देम इन रोस्टर फॉर्म। इनको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहला है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी के लेटर्स को आपको अरेंज करना है। तो आपको पता है ना कि लेटर्स को, किसी चीज को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। एम आई एस और क्या हो जाएगा पी, क्योंकि देखो सारा का सारा आ गया। और कॉमा से सेपरेट करोगे क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट सेट है, इसीलिए कॉमा से आपने इसको सेपरेट आउट कर दिया। तो क्या हो गया ये, एम आई एस एंड पी। दूसरा दूसरा कह रहा है कि एलिमेंट क्या है आपका, एक्स प्लस वन है। एक्स एलिमेंट नहीं है, एक्स प्लस वन है। और एक्स प्लस वन के बारे में भी क्या बोला है, फोर एक्स प्लस सेवन। फोर एक्स प्लस सेवन लेस देन 25। मतलब फोर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन कितनी हो जाएगी बताओ, 18। तो x की वैल्यू लेस देन कितनी हो जाएगी, 18/4 मीन्स 9/2 मीन्स 4.5। तो 4.5 और x क्या है, नेचुरल नंबर। तो 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो मेरा जो सेट होगा, सेट का जो एलिमेंट है वो क्या है, x प्लस वन। तो 1 प्लस वन कितना होगा, 2। फिर 2 प्लस वन 3, 3 प्लस वन 4, 4 प्लस वन 5। तो ये मेरा सेट हो जाएगा। देख लो एक बार, कोई अगर डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये अपने को देखना होगा कि यहाँ पर मुझे x प्लस वन एलिमेंट दिया था और x के बारे में जो रिलेशन दिया था वहां से मैंने x की वैल्यूज निकाल ली है। बढ़े आगे फिर।
नेक्स्ट, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि इफ ए इज अ सेट whose element is x such that x equals to क्या लिखा हुआ है n minus वन अपॉन n प्लस वन, और n क्या दिया हुआ है होल नंबर w होल नंबर, एंड होल नंबर वो भी कैसा 10 से छोटा होल नंबर, ठीक है ना, 10 से छोटा होल नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए क्या होगा, तो सबसे पहला होल नंबर क्या होगा जीरो, जीरो डालोगे तो कितना हो जाएगा बोलो माइनस वन होगा ना, माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन। एन की वैल्यू वन डालो, वन डालोगे तो कितना हो जाएगा जीरो, फिर टू डालो तो कितना हो जाएगा टू माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा वन बाई थ्री। फिर एन की वैल्यू क्या डालो, वन टू हो गया, फिर थ्री डालो, थ्री डालोगे तो कितना हो जाएगा टू बाई कितना फोर। फिर फोर डालो, फोर डालोगे तो कितना हो जाएगा थ्री बाई फाइव। फिर फोर बाई सिक्स, फिर फाइव बाई सेवन, सिक्स डालोगे तो होगा ना फाइव बाई सेवन। फिर कितना होगा बोलो सिक्स बाई एट, सेवन बाई नाइन, फिर एट बाई कितना हो जाएगा, नाइन डालोगे तो नाइन माइनस वन एट बाई टेन, और फिर नाइन बाई इलेवन। इतने ही सारे एलिमेंट्स होंगे देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह एलिमेंट हो गए, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो से लेकर दस तक आप डाल सकते हो। तो ये सारे अपने एलिमेंट्स हो गए। अब आपसे पूछा है क्या जीरो बिलोंग्स टू ए, हाँ जीरो इज एलिमेंट ऑफ ए, इसीलिए सही हो गया। जीरो इज सबसेट ऑफ ए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेट जीरो इज सुपर सेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत है। सेट ए सुपर सेट नहीं होगा, सेट ए सबसेट ऑफ ए होगा। अच्छा, वन बाई थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू ए, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन बाई थ्री बिलोंग्स टू ए है, इसलिए वन बाई थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू ए गलत स्टेटमेंट है। एन ए इक्वल्स टू टेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू टेन, नहीं बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 है। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, सेट जीरो इज सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन होता है सेट जीरो इज, ये तो प्रॉपर सबसेट, तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में ही आसान है। इससे टफ क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो ये सब आप कर पाओगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट टाइप ऑफ सेट। पहला बोला है एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स का मतलब ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, नल सेट। और दूसरा बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है टू, इसीलिए कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। ये हो गया अपने पास सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फाई यहां पर याद रखना, फाई यहां पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नल सेट है, फाई नल सेट है। तो नल सेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट कुछ भी तो नहीं होता। तो इसने बोला जीरो बिलोंग्स टू फाइव, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीरो फाइव का एलिमेंट थोड़ी होता है। अगर किसी सेट के अंदर अगर जीरो होगा तो वो तो सिंगलटन सेट हो गया। फाइव बिलोंग्स टू फाइव, बिल्कुल गलत। कल हमने देखा था नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास के अंदर, कि ये नल सेट नहीं होता है। फाइव इक्वल्स टू, नहीं ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, वन सेट टू एंड थ्री इज इक्वल्स टू सेट वन टू थ्री, गलत। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एलिमेंट तो इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट इक्वल नहीं, यहाँ पर सेट वन है और यहाँ पे वन है। सेट ए इज बिलोंग्स टू ए, सेट ए, हाँ बिल्कुल, ये देखो इसका एलिमेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। सेट ए इज सबसेट ऑफ दिस, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ वाला जो ए है वो कभी ना कभी सबसेट तो इसका बनेगा ना, तो इसीलिए ये बात भी सही है। फाइव इज नल सेट, नहीं बिल्कुल गलत है, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये समझ में आ गया ना, ये कहाँ इसके कारण नहीं आया है, ये इसके कारण आया है, क्योंकि ये कभी ना कभी तो सबसेट बनेगा ना इसका। ये नोट डाउन कर लो आप, इसके अंदर कोई भी डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लो। चलो आगे बढ़े फिर। ए बी सी का मुझे पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट लिखना आता है, इसका सबसेट लिख लो। पहले तो सबसेट, सबसेट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, ए बी
सी, ए बी, फिर डी सी, फिर ए सी, फिर ए बी एंड सी। ये सबसेट हो गया। और सबसेट का बाहर जो सेट लगा दोगे यही क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, देखो 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट -1 3। तो ऑल प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में खुद को छोड़ के सब, एक तो 5 हो गया, एक -1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1, 3 हो गया, फिर 3, 4 हो गया, और फिर -1, 4, क्योंकि 1 -1 3 4 अपने आप में सबसेट है, लेकिन ये कैसा सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? तो ये क्या हो गया अपने पास, प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, और उसने बोला है कि ऑल्सो राइट दोज प्रॉपर सबसेट विच आर सुपर सेट ऑफ 3। तो 3 का देखो तो सुपर सेट कौन कौन है, देखो ना, 3 का अगर मैं सुपर सेट कहूंगा तो तुम्हारा 3 का सुपर सेट कौन कौन सा हो जाएगा, ये, हाँ ये सुपर सेट है, हाँ ये भी सुपर सेट है क्योंकि इसमें 3 है, और ये भी इसका क्या है, सुपर सेट। मीन्स वो सेट जिसका ये क्या हो, सबसेट हो, ये वो सेट जिसका सेट 3 सबसेट हो उसको कहते हैं सुपर सेट। तो अपना आंसर कौन कौन हो गया, 3 -1 3 एंड 3 4। ये वो सेट हो गया जिसका सेट 3 क्या है, सबसेट है, या ये वाला वो सेट हो गया जो कि सेट 3 का सुपर सेट है। क्लियर है यहां तक, चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट है आपके पास, एक्स एक सेट दिया है, एक्स स्क्वायर -1 = 0। मतलब सेट ए क्या हो गया बोलो, -1, 1। और सेट बी क्या हो गया अपने पास, -1, 1। तो ए इक्वल्स टू बी है, हाँ बिल्कुल है, ए इक्वल्स टू बी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ए एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 3 और एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। सोचो ना, एक्स 3 से बड़ा है एंड एक्स लेस देन 0 है, तो सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए तो नल सेट दिया हुआ है, मतलब 5 दिया हुआ है, और विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू सेट बी। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, और बी एक सेट दिया हुआ सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। तो ए और बी डिसजॉइंट, हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉम्पोजिट और प्राइम में कुछ भी कॉमन थोड़ी होता है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो तो डिसजॉइंट ही होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो अपने को यहाँ पर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ही बताना था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आओगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन एक बार कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये क्वेश्चन एक बार घर से ट्राई करके आओगे। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके आओगे घर से। राइट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है आपको। ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके आओगे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को डिस्कस करने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी आप एक बार रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और सेट्स यही खत्म हो जाता है अपना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रिलेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन पहले सेट से रिलेटेड करेंगे। एक बार सेट को रिवाइज कर लेना, क्योंकि सेट और रिलेशन के अंदर बहुत ही सिमिलैरिटीज है, तो सेट अच्छे से आ गया तो रिलेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार क्वेरी पूछ लेना, सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, और ये सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई करते रहो। बहुत सारे वेरिएशंस अपन क्वेश्चन का देखेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे वेरिएशंस देखेंगे। कुछ कुछ चीजें जिसके ऊपर मैं बहुत स्ट्रेस देके आपको बताता रहता हूँ, जो एग्जाम में गलत हो सकता है, उसको बहुत अच्छे से आपको कैप्चर करना है, और उन सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे, लेक्चर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को कवर करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।